डीएनए मित्रों, आज सबसे पहले हम बांग्लादेश में हिंदुस्तान और हिंदू विरोधी हिंसा का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, पिछले 24 घंटे से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ नफरत की आग फिर से भड़की हुई है। पिछले 24 घंटे से हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। और यह सब पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर के इशारे पर हो रहा है। डीएनए मित्रों, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि जिस उस्मान हादी नाम के कट्टरपंथी युवक की हत्या को लेकर हिंसा भड़काई गई, उस हादी की हत्या के पीछे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हाथ है। आज आपको जानना चाहिए, आखिर मुनीर ने हादी की हत्या क्यों करवाई। बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसक भीड़ ने भारत को तोड़ने की धमकी क्यों दी। आज आपको यह भी पता चलेगा, हादी की मौत से आसिम मुनीर का कौन सा मकसद पूरा हो गया और कैसे हादी की हत्या करवाकर मुनीर ने जमाते इस्लामी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटा दिया। आज का यह विश्लेषण पाकिस्तान और पाकिस्तान से प्रेम करने वाले कट्टरपंथियों को बहुत ही चुभने वाला है। लेकिन विश्लेषण शुरू करने से पहले हम आपको बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी 5 बड़ी तस्वीरें और अपडेट्स दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर उस्मान हादी से जुड़ी है। अब से कुछ देर पहले बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर जारी करके बताया कि उस्मान हादी का शव सिंगापुर से बांग्लादेश ले आया गया है। मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी को श्रद्धांजलि दी और अपनी पोस्ट में हादी को शहीद बताया। कल हादी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसका समय दोपहर 2:30 बजे से बदलकर 2 बजे कर दिया गया है। उस्मान हादी को कवि काजी नजरुल इस्लाम के बगल में दफनाया जाएगा। नजरुल इस्लाम को बांग्ला साहित्य का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया जाता है। हादी के जनाजे पर कल इंकलाब मोर्चा अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा, यानी आज की रात और कल का दिन बांग्लादेश में हिंसा बढ़ सकती है, हालात और बिगड़ सकते हैं। दूसरी तस्वीर बांग्लादेश में अखबारों के दफ्तर पर हिंसक हमले की है। सिंगापुर में हादी की मौत की खबर के बाद ढाका में 2 बड़े अखबारों के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। ये अखबार लोकतंत्र का समर्थन और कट्टरपंथ का विरोध करते थे। इस आग को बांग्लादेश में स्वतंत्र पत्रकारिता का अंतिम संस्करण कहा जा रहा है और अंतिम संस्कार भी कहा जा रहा है। इस हिंसा की वजह से बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार प्रोथोम आलो की छपी हुई प्रति 27 साल में पहली बार नहीं निकल पाई। तीसरी तस्वीर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसक हमले की है। कट्टरपंथियों की हिंसक भीड़ ने ईश निंदा का आरोप लगाकर बांग्लादेश में एक हिंदू को पीट कर मार दिया और उसके शव को पेड़ पर लटकाकर आग के हवाले कर दिया। यानी एक हिंदू युवक को कट्टरपंथियों ने जिंदा जला दिया। इस दौरान उसे बुझाने के लिए ना तो पुलिस सामने आई और ना ही भीड़ से एक भी आवाज उठी। किसी ने नहीं कहा कि इंसानियत के लिए ही सही ऐसी क्रूरता मत करो। इस वीडियो को देखकर इस वक्त बांग्लादेश के 1.5 करोड़ हिंदू अपनी सुरक्षा को लेकर भयभीत हैं। चौथी बड़ी तस्वीर बांग्लादेश के राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान के घर पर कट्टरपंथी भीड़ के हमले की है। भीड़ ने मुजीबुर रहमान के घर को हथौड़ों से तोड़ दिया और उसमें आग लगा दी। इसे रोकने के लिए भी कोई नहीं पहुंचा। बड़े इत्मीनान से कई घंटों तक भीड़ ने इस घर में तोड़फोड़ करके आग लगा दी। और 5वीं तस्वीर बांग्लादेश में भीड़ की नारेबाजी की है। आप सुनकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में 7 सिस्टर यानी भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को आजाद करवाने के नारे लगवाए जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, सोचिए, जिस मुल्क को भारत ने आजाद करवाया, जिसे पाकिस्तान के जुल्मों से बचाने के लिए 3000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने शहादत दी, उस बांग्लादेश में भारत को तोड़ने की बात की जा रही है। और यह साजिश उस मुल्क पाकिस्तान ने रची है, जिसके जुल्मों से आजादी के लिए कभी बांग्लादेश में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश के 30 लाख नागरिकों की हत्या की थी। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी ताकतें जितनी नारेबाजी कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये नारेबाजी करने वाले मुट्ठी भर लोग कौन हैं और ये बांग्लादेशियों के कितने बड़े दुश्मन हैं, इसकी जानकारी अब हम आपको आगे देंगे। लेकिन उससे पहले आज आपको ये जानना चाहिए, बांग्लादेश में आखिरकार 24 घंटे से चल क्या रहा है। किस तरह बांग्लादेश एक अराजक भीड़ के कब्जे में आ गया है, जो मुनीर के इशारे पर हर उस संस्था और व्यक्ति को निशाना बना रही है जो किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकती है।
अन्याय करने वालों से सवाल पूछ सकते हैं। इसे समझने के लिए आज आपको बांग्लादेश में जारी हिंसा पर हमारी वीडियो रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। इसके बाद आपको बताएंगे कि इस हिंसा के पीछे कैसे आसिम मुनीर का हाथ है। बांग्लादेश इस वक्त ऐसी कट्टरपंथी भीड़ के कब्जे में है जिसे आगजनी, तोड़फोड़ और हिंदुओं की हत्या करने की छूट दे दी गई है। अज्ञात हमलावरों की गोली से घायल छात्र नेता उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत हुई और हजारों कट्टरपंथी सड़कों पर निकल आए। ये भीड़ हादी हादी के नारे लगा रही थी। सबसे पहले इस भीड़ ने बांग्लादेश के दो सबसे बड़े अखबारों डेली स्टार और प्रोथोम आलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की। कट्टरपंथियों ने अखबारों के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर तोड़फोड़ की। जब पत्रकार जान बचाने के लिए ऊपर भागे तो ऑफिस में आग लगाकर 30 पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश की। बांग्लादेश में वो जिहादियों के खिलाफ सिवा कोई नहीं रह सकेगा। बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है, ये जिहादियों बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश में गए, पाकिस्तान बनाने की, कब्रिस्तान बनाने की। फायर ब्रिगेड ने बहुत मुश्किल से पत्रकारों की जान बचाई। कट्टरपंथियों के टारगेट पर शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग भी थी, जिसके कई ऑफिस भीड़ ने जला दिए। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को इस निंदा का आरोप लगाकर कट्टरपंथियों ने पीट पीट कर मार डाला। फिर पूरे कपड़े उतारकर शव को पेड़ में लटकाया और आग लगा दी। वो जलता रहा और मजहबी नारे लगते रहे। बांग्लादेश में इस हिंदू दीपू चंद्र दास का परिवार रो रो कर पूछ रहा है उसकी गलती क्या थी। हिंसक भीड़ ने सांस्कृतिक संगठन छायानूर भवन पर हमला किया। हारमोनियम टूटा, सितार जला, किताबें फूंक दी गईं। इसी के साथ बांग्लादेश की संस्कृति भी स्वाहा हो गई। चटगांव में भारतीय उच्चायोग पर ईंटें फेंकी गईं। अब यहां पर सेना को तैनात किया गया है। डीएनए मित्रों, देखा आपने बांग्लादेश में किस तरह इस वक्त पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं को पीट पीट कर मारा जा रहा है, चौराहे पर लटकाकर सरेआम उन्हें जलाया जा रहा है, आग लगाई जा रही है। ना कोई पुलिस रोकने आ रही है, न सेना तैनात है। सोचिए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू परिवार जब ये सब देख रहे होंगे तो उन पर क्या बीत रही है। वहां के हिंदू परिवार अब तक के सबसे खतरनाक दौर में जी रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार, सेना और पुलिस के लिए उनकी जान की कोई कीमत नहीं। अब तो बांग्लादेश में पत्रकार भी इस हिंसा पर सवाल पूछने से डरेंगे, क्योंकि कट्टरपंथियों ने उनको भी अपना ट्रेलर दिखा दिया है। हिंसा पर सवाल करोगे तो तुम्हारे अखबार के दफ्तरों को जला देंगे, तुमको भी जला देंगे। हमें रोकने वाला बांग्लादेश में कोई नहीं है। बांग्लादेश की सरकार की आंखें बंद हैं। इस हिंसा पर सारी दुनिया की आंखें बंद हैं और ये बहुत ही शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? वो मानवाधिकारों की रक्षा करने के जो बड़े बड़े फंड्स लेकर के लोग बैठे रहते हैं, वो कहाँ हैं? जो हर मुद्दे पर, खासतौर से भारत में कहीं छोटी सी घटना हो और झंडे लेकर के बाहर निकल आते हैं, वो लोग कहाँ हैं? आप सोच नहीं सकते हैं कि आज की रात बांग्लादेश में जो 1 करोड़ 30 लाख हिंदू हैं, उनके लिए कितनी भारी है, कितना डर है। एक व्यक्ति से मेरी बात हुई है फोन पर, वो बता रहे हैं कि सोच नहीं सकते हैं कि अगर उनकी लोकेशन के बारे में अगर पता चल गया तो वो कह रहे हैं कि जिंदा बचना मुश्किल होगा। इस स्थिति में दुनिया का एक देश, वहां पर एक अल्पसंख्यक समुदाय जी रहा है और सब आंखें बंद करके बैठे। हिंसा के बाद बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने सिर्फ इतना कहा, जो लोग हिंसा के पीछे हैं उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन यह बयान शायद दुनिया को दिखाने के लिए दिया गया, क्योंकि 24 घंटे बीतने के बावजूद एक हिंदू को पीट पीट कर मारने वाली भीड़ पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। यानी यह खबर इंटरनेशनल मीडिया में फैल गई तो यूनुस ने लिंचिंग की निंदा कर दी। लेकिन उनके लिए एक हिंदू की मौत इतनी सस्ती थी कि उन्होंने एक बार दीपू चंद्र दास का नाम तक लेना जरूरी नहीं समझा। ना ही दीपू के परिवार के लिए उनके मुंह से संवेदना का कोई शब्द निकला। हाँ, हादी उस्मान के परिवार का खर्च अब बांग्लादेश की सरकार उठाएगी, इसका ऐलान यूनुस सरकार ने कर दिया। लेकिन 30 साल का एक गरीब मजदूर, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो यूनुस के बांग्लादेश में हिंदू बनकर पैदा हुआ, उसके परिवार की यूनुस सरकार को कोई फिक्र नहीं। सोचिए बांग्लादेश के हिंदू कितने बुरे हाल में। लेकिन हादिस जैसे कट्टरपंथी जो हिंदुस्तान और हिंदुओं से नफरत करते हैं, वो बांग्लादेश में शहीद कहलाते हैं। आज आपको भी जानना चाहिए
बांग्लादेश में जिस छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद यह हिंसक साजिश हुई, वो था कौन? उसकी मौत कैसे हुई? उसकी हत्या के पीछे पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर के हाथ होने की आशंका क्यों जाहिर की जा रही है? और इस हत्या और उसके बाद हुई हिंसा का असली मकसद क्या है? इसके लिए आपको हादी के बारे में कुछ बातें जरूर जाननी चाहिए। शरीफ उस्मान हादी कट्टरपंथी इस्लामी संगठन इनकलाब मंच का प्रवक्ता था। हादी ने शेख हसीना का तख्ता पलट करने वाले आंदोलन से अपनी पहचान बनाई। हादी के संगठन इनकलाब मंच की विचारधारा इस्लामी राष्ट्रवाद की ओर झुकी हुई है। इसीलिए आंदोलन के दौरान हादी ने आवामी लीग को पूरी तरह खत्म करने की वकालत की थी। इसके अलावा बांग्लादेश में शेख हसीना को मिली मौत की सजा को हादी ने एक मिसाल बताया था। हादी भारत विरोधी था। उसने ग्रेटर बांग्लादेश के एक नक्शे का प्रचार किया जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश में शामिल दिखाया गया था। फिलहाल हादी बांग्लादेश में होने वाले संसदीय चुनाव में ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था। इसी दौरान उसको कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। हादी का प्रोफाइल बता रहा है कि उसके संगठन इनकलाब मंच ने यूनुस को सत्ता तक पहुंचाने में बहुत ही मदद की, लेकिन बाद में हादी यूनुस सरकार के लिए ही सिरदर्द बन गया था और यहीं से हादी की हत्या के पीछे मुनीर की साजिश के तार जुड़ते हैं। आज भले ही हादी को मोहम्मद यूनुस शहीद बता रहे हो, उसके परिवार की फिक्र कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि बांग्लादेश में हादी यूनुस के लिए सबसे बड़ा खतरा और टेंशन था। आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए। यूनुस सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ का भारी दबाव था कि वो देश को कट्टरपंथ की ओर न जाने दें। डीएनए मित्रों, लेकिन इनकलाब मंच की विचारधारा इस्लामी राष्ट्रवाद की थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कट्टरपंथी समूह के रूप में देखा जाने लगा था। वहीं यूनुस अपनी सरकार को उदारवादी और लोकतांत्रिक दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस मंच से दूरी बनानी शुरू कर दी। इससे पहले मोहम्मद यूनुस के करीबी माने जाने वाले छात्र नेता जैसे नाहिद इस्लाम सरकार में शामिल हो गए, लेकिन उस्मान हादी और इकबाल मंच ने खुद को सच्चा क्रांतिकारी बताते हुए सरकार की आलोचना शुरू कर दी। हादी की खुद चुनाव लड़ने की योजना थी और इसे देखते हुए हादी ने मोहम्मद यूनुस पर अवामी लीग के प्रति नरमी बरतने के आरोप लगाकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिशें की। हादी की कोशिश बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी बांग्लादेश का विकल्प बनने की भी थी। इनकलाब मंच में कट्टरपंथी युवाओं की संख्या ज्यादा थी, जो अवामी लीग के खिलाफ ज्यादा आक्रामक थे, यानी पाकिस्तान की पुरानी कट्टर पार्टी जमात का विकल्प बन रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की करीबी जमाते इस्लामी बांग्लादेश का विकल्प बनने की नीति हादी के खिलाफ गई। माना जा रहा है मुनीर ने आईएसआई की मदद से हादी की हत्या करवाकर एक तीर से कई शिकार की। आज आपको हादी की हत्या से मुनीर को होने वाले फायदों के बारे में भी जानना चाहिए। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिरता की आड़ में बांग्लादेश के चुनाव टालने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश में बीएनपी जैसे राजनीतिक दलों की सरकार आती है तो वो मुनीर के हाथ की कठपुतली नहीं बनती और स्थिरता के नाम पर मोहम्मद यूनुस का सत्ता में रहना मुनीर और पाकिस्तान के लिए ज्यादा फायदेमंद है। इधर हादी की हत्या का आरोप अवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी पर लगाकर मुनीर ने कट्टरपंथियों को अवामी लीग की जड़ें और कमजोर करने का मौका दे दिया। इसी के साथ पाकिस्तान समर्थित जमाते इस्लामी के रास्ते के सबसे बड़े कांटे यानी इनकलाब मंच को भी साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि हादी की मौत के बाद इस संगठन के पास कोई लोकप्रिय चेहरा अब नहीं बचा है। आज आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, आखिरकार मुनीर ने बांग्लादेश को नियंत्रित करने के लिए कट्टरपंथी और ज्यादा आक्रामक इनकलाब मंच के बजाय जमाते इस्लामी को तरजीह क्यों दी? डीएनए मित्रों, इसकी वजह 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में छिपी हुई है। जब सारा पूर्वी पाकिस्तान इस्लामाबाद के कब्जे से मुक्ति चाहता था, उस वक्त भी जमाते इस्लामी बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ रहने की वकालत की थी और पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुओं और मुजिबर समर्थकों की हत्या की थी, जिसकी वजह से बहुत साल तक ये बांग्लादेश में हाशिए पर रही। लेकिन पुरानी वफादारी की वजह से मुनीर ने जमात के रास्ते से इनकलाब मोर्चा के सबसे बड़े नेता उस्मान हादी को अब हटा दिया। डीएनए मित्रों, मुनीर को बंगाल के सियासी दलों पर इतना भरोसा नहीं है।
बांग्लादेश की जो दल है उन पर वो उतना भरोसा नहीं करता। सेना और सिस्टम पर मुनीर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि इसके लिए उसे अपनी सरकार बनानी होगी, सत्ता पर अपने खास लोग बैठाने होंगे। और ये खास लोग कौन हैं? ये जमाते इस्लामी के लोग हैं। डीएनए मित्रों, जमाते इस्लामी को मुनीर बांग्लादेश की सत्ता पर बैठाना चाहता है। वही जमाते इस्लामी जो हिंदुओं को चुन चुनकर मार रहा है और बाकियों को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर रहा है। इस लंबी चौड़ी पोस्ट के तीसरे पैराग्राफ पर थोड़ा ध्यान से नजर डालिए। यहां जमात के कट्टरपंथियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो ईसाई समुदाय के चर्च और मिशनरी संस्थाओं को नुकसान ना पहुंचाएं। साथ ही जमात ने यह भी कहा है कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो वो उसकी निंदा करते हैं। जमात ने खासतौर पर ईसाई समुदाय को निशाना ना बनाने की हिदायत दी है। इस पैतरे के जरिए मुनीर दो मकसद पूरे करना चाहता है। पहला ये, अगर ईसाई समुदाय पर हमले नहीं हुए तो मुनीर को अपने आका यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने का मौका मिल जाएगा। और दूसरा ये कि सिर्फ ईसाई समुदाय का जिक्र करके हिंदुओं को यह धमकी दे दी गई कि जमाते इस्लामी दोबारा उनके खिलाफ हिंसा का दौर शुरू करेगा। जमाते इस्लामी का पूरा इतिहास हिंदुओं के खिलाफ नफरत से भरा रहा है, लेकिन बांग्लादेश में इन कट्टरपंथियों को खुली छूट मिली शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद। बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करने के बाद यूनुस सरकार ने अजहर उल इस्लाम और अमन आजमी जैसे जमात के कट्टरपंथियों को रिहा कर दिया। अपने सरगनाओं की रिहाई के बाद ही जमात ने हिंसा का वो नंगा नाच किया था जिसने बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को अंदर तक दहला दिया था। आज तक यूनुस सरकार हिंदुओं के इस नरसंहार के सच को छिपाती रही है, लेकिन हम आपको कुछ स्वतंत्र एजेंसियों का आकलन दिखाने जा रहे हैं जो आपको बताएगा कि जमाते इस्लामी ने बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ किस स्तर तक संगठित अपराध किए हैं। अगस्त 2024 से जून 2025 के बीच यानी तकरीबन एक साल के अंदर बांग्लादेश के हिंदुओं पर कुल 2442 हमले हो चुके हैं। हिंदुओं के 152 मंदिर तोड़े जा चुके हैं और हिंदुओं की 1000 से ज्यादा दुकान और फैक्ट्रियां जला दी गई। जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों ने जो हिंसा की थी उसमें 32 हिंदुओं की मौत हो गई और घायलों की तादाद तो आज तक पता नहीं चल पाई। हिंदुओं को खत्म करने की इसी साजिश को अब मुनीर के इशारों पर दोबारा अमली जामा पहनाया जा रहा है। डीएनए मित्रों, मोहम्मद यूनुस और आसिम मुनीर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में जमाते इस्लामी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इस सवाल का एक ही जवाब है कि यूनुस और मुनीर सरकार प्रायोजित आतंक को सामुदायिक तनाव की शक्ल देना चाहते हैं ताकि उनके दामन पर कोई छींटा ना लगे, लेकिन उनकी साजिशों का यह सच छिप नहीं पाया। बांग्लादेश में पाकिस्तान की करतूतों का पूरा काला चिट्ठा समझने के लिए आपको पूर्व राजनयिक वीना सीकरी को बेहद गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि वीना सीकरी ने अपनी सेवा काल के दौरान बांग्लादेश को बेहद करीब से देखा। बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश पाकिस्तान से रची गई थी और इसे जमाते इस्लामी ने अंजाम दिया था। अब जमाते इस्लामी बार बार प्रोपेगेंडा कर रही है। पहले उन्होंने शेख हसीना को विलेन दिखाने की कोशिश की जो नाकाम हो गई। अब उनका नेता उस्मान हादी मारा गया है तो बिना एक पल गंवाए जमात ने भारत पर आरोप लगा दिया है। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान और जमाते इस्लामी का ये नापाक रिश्ता आज का नहीं है। दुनिया जानती है कि 1971 की जंग में जमाते इस्लामी ने पाकिस्तानी फौज की ही मदद की थी और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद भी जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों के लिए पाकिस्तान ही उनका आका रहा है। पाकिस्तानी आतंकवाद के लिए जमात के कट्टरपंथी कितने वफादार हैं, उसका एक सबूत जमाते इस्लामी बांग्लादेश के नेता गुलाम परवार के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट से भी मिलता है। 48 घंटे पहले गुलाम परवार ने एक पोस्ट की जिसमें लिखा गया कि भारत के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, बांग्लादेश ने नहीं। बांग्लादेश आज भी पाकिस्तान का ही एक प्रांत है। पाकिस्तान और उसके नापाक सिस्टम के प्रति इस स्तर की वफादारी की वजह से ही मुनीर ने जमाते इस्लामी को चुना है ताकि जमात बांग्लादेश में मुनीर की साजिशों को अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन एक सच यह भी है कि आतंक परस्ती के लिए जिस तरह पाकिस्तानी फौज दुनिया में बदनाम है, ठीक उसी तरह दुनिया में जमाते इस्लामी का कट्टरपंथ भी एक्सपोज हो चुका है। डीएनए मित्रों, वर्ष 2024 में अमेरिका ने आतंकी गुटों से रिश्तों की वजह से जमाते इस्लामी को खतरनाक संगठन की श्रेणी में रखा था। यूरोपियन यूनियन के थिंक टैंक जमाते इस्लामी को दक्षिण एशिया में मजहबी कट्टरपंथ का सबसे बड़ा केंद्र करार दे चुके हैं।
रूस ने तो जमाते इस्लामी को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है और भारत में भी जमाते इस्लामी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती का दर्जा दिया गया है। जमाते इस्लामी सिर्फ कागजों पर एक मजहबी संगठन है, लेकिन असल में यह कट्टरपंथियों का वो बेकाबू झुंड है जिसके डीएनए में आतंक और इरादों में गैर मुस्लिमों का अंत है और कट्टरपंथ के इस नाक का फन पाकिस्तान है। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के तांडव ने इस्लामिक आतंक का सबसे घिनौना और क्रूर चेहरा दिखाया है। इस आतंक ने उन बौद्धिक बेईमानों का चेहरा भी बेनकाब कर दिया जो दिखावा तो इस्लामिक आतंक के खिलाफ लड़ने और मानवाधिकारों के संरक्षक होने का करते हैं, लेकिन असल में अपने फायदे के लिए वो कट्टरपंथियों के साथ पहली जमात में खड़े नजर आते हैं। भारत विरोधी कट्टरपंथी शरीफ उस्मान हादी को श्रद्धांजलि देने के लिए बांग्लादेश के अमेरिकी दूतावास ने एक पोस्ट किया। पोस्ट में कट्टरपंथियों के नायक, मानवता के दुश्मन और बांग्लादेश में अस्थिरता के जिम्मेदार हादी को अमेरिका श्रद्धांजलि दे रहा है। मतलब ये कैसी वैचारिक बेईमानी है। सोचिए, 2 दिन पहले ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहे थे, आज उनका देश एक कट्टरपंथी को श्रद्धांजलि दे रहा है। उसी कट्टरपंथी के समर्थक बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बना रहे। एक हिंदू की बीच सड़क पर बर्बर हत्या कर दी गई, लेकिन ट्रंप मौन है, उनका दूतावास चुप है। मानवाधिकार के चैंपियंस की जुबान को लकवा मार गया है। डीएनए मित्रों, इस सेलेक्टिव सोच और वैचारिक पाखंड का विरोध भी जरूरी है। जरूरी है यहूदियों की हत्या पर इस्लामिक आतंकवाद को खतरा बताने वाले और हिंदुओं की हत्या पर आंखें नीची कर लेने वालों के चेहरे से मानवता का पाखंड उतारा जाए। उन्हें बताया जाए कि इस्लामिक आतंक सिर्फ यहूदियों या अमेरिकियों के लिए खतरा नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए खतरा है। एक यहूदी की हत्या जितनी मानवता विरोधी है, उतनी ही मानवता विरोधी एक हिंदू की हत्या भी है। डीएनए मित्रों, कट्टरपंथी हादी के उन्मादी समर्थकों ने ढाका में कई मीडिया संस्थानों पर हमले किए। प्रथम आलो के दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। द डेली स्टार के ऑफिस में भी आग लगाई गई। प्रेस पर हमले ने पश्चिमी देशों के कथित मानवाधिकार, प्रेस स्वतंत्रता के समर्थकों की चिंता को सामने ला दिया। 10 देशों के संगठन मीडिया फेडरेशन कॉलिशन ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया। मीडिया की स्वतंत्रता के नाम पर उम्दा अंग्रेजी में चिंता जताई गई। मीडिया पर हमले की निंदा की गई। कट्टरपंथियों को याद दिलाया गया कि मीडिया के लोगों तक खबर पहुंचने का मीडिया एक अधिकार देती है। इस नोट ने पश्चिमी देशों के वैचारिक कंगाली, सेलेक्टिव सोच और एक पक्षीय मानवतावादी विचार की पोल खोलकर रखी। डीएनए मित्रों, जिस ढाका में प्रेस की इमारत पर हमले को लेकर पश्चिमी देश चिंतित हैं, उसी ढाका से 115 किलोमीटर दूर मैमन सिंह जिले में एक हिंदू दीपू चंद्र दास की कट्टरपंथी भीड़ ने पहले पीट कर हत्या की, फिर बीच सड़क पर उसको एक पेड़ से लटकाकर आग लगा दी। जानते हैं, प्रेस बिल्डिंग में आग लगाए जाने से नाराज पश्चिमी देशों ने एक हिंदू की हत्या पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। किसी भी पश्चिमी देश का रिएक्शन दीपू चंद्र दास की हत्या पर नहीं आया। इनके लिए जैसे एक हिंदू की निर्मम हत्या चिंता करने लायक विषय भी नहीं है। ये बिल्डिंग जलाए जाने पर चिंतित होते हैं, लेकिन हिंदू की बर्बर लिंचिंग पर इनके मानवीय मूल्य छुट्टी पर चले जाते हैं। सोचिए, इनकी सोच कितनी छोटी, संकीर्ण और सेलेक्टिव है। हिंदू जैसे इनके लिए अस्तित्व में है ही नहीं। इन देशों ने आंख बंद कर ली है, उनकी जुबान पर शर्मनाक चुप्पी छा गई है। सोचिए कितना शर्मनाक है। ये मीडिया की सुरक्षा की मांग तो करते हैं, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करना इन्हें सही नहीं लगता। डीएनए मित्रों, ढाका की सड़कों पर कट्टरपंथियों का उन्माद दिख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में दिखता है। चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में होता है। कट्टरपंथी भारत विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में होता है। ढाका में भारतीय डिप्लोमेट्स को निशाना बनाया गया, ठीक वैसे ही जैसे इस्लामाबाद में होता है। यानी कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को पाकिस्तान बना दिया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में भारत विरोधी सोच का मीटर हाई है, फिर हम बांग्लादेश के प्रेम में क्यों डूबे हुए हैं। डीएनए मित्रों, आप इस वक्त मेरी बाईं तरफ एक पोस्ट देख रहे हैं। यह पोस्ट किया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। पोस्ट में शरीफ उस्मान बिन हादी को श्रद्धांजलि दी गई। मित्रों, ये वही कट्टरपंथी शरीफ उस्मान बिन हादी है जो बांग्लादेश में भारत विरोधी सोच का चेहरा था। यह वही कट्टरपंथी है जिसने कथित ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया था। नक्शे में नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को
बांग्लादेश का हिस्सा दिखाने का अपराध किया था, उसका पूरा अस्तित्व, उसकी पूरी राजनीति भारत विरोध पर टिकी थी, ठीक पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेताओं की तरह। उसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी श्रद्धांजलि दे रहा है। कुछ कथित लिबरल कह सकते हैं बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड अपने देश के कथित नेता को श्रद्धांजलि दे रहा है, यह उनका कर्तव्य है। चलिए ठीक है, तो क्या भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य प्रथम यही भारत प्रथम नहीं होना चाहिए? आज यह सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। राष्ट्रवादी भारतीय कह रहे हैं कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान बन गया है, जब बांग्लादेश भारत विरोधी पाकिस्तानी सोच में रंग चुका है, तो फिर हमारा क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई क्यों बांग्लादेश पर मेहरबान है, क्यों बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे हैं? डीएनए मित्रों, ये पोस्ट देखिए, महज 72 घंटे पुरानी पोस्ट है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पूरे 9 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च कर बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को नीलामी में खरीदा। अब यह बांग्लादेशी भारत की जमीन पर केकेआर की तरफ से खेलेगा। सोचिए, जिस बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश के नक्शे में दिखाने वाले भारत विरोधी को श्रद्धांजलि दे रहा है, उसकी भारत विरोधी सोच का सम्मान कर रहा है, उसी बांग्लादेश के खिलाड़ी पर हम अपना प्यार और पैसा दोनों लुटा रहे हैं। कई कथित लिबरल हे भावना के नाम पर मुस्तफिजुर के लिए ताली भी बजाएंगे। मित्रों, इसे ही वैचारिक दिवालियापन कहा जाता है। डीएनए मित्रों, क्या आज बीसीसीआई को भारत प्रेम दिखाते हुए बांग्लादेश के साथ क्रिकेट बैन नहीं करना चाहिए? क्या आज केकेआर को भारत प्रथम का भाव प्रदर्शित करते हुए मुस्तफिजुर को टीम से बाहर नहीं कर देना चाहिए? मित्रों, मुस्तफिजुर पहले भी सोशल मीडिया पर कई भारत विरोधी पोस्ट को लाइक कर चुका है। इस पर अतीत में भी विवाद हुआ है। जरूरी है कि भारत विरोधी सोच को बढ़ावा देने वालों को जवाब दिया जाए, उन्हें बताया जाए कि जो भारत के खिलाफ सोचेगा, भारत विरोधी सोच का समर्थन करेगा, उसे पाकिस्तान की तरह ही बैन किया जाए। बांग्लादेश से 360 किलोमीटर दूर बेलडांगा में इनके वैचारिक शागिर्द कट्टरपंथी की आंच को सुलगा रहे हैं। जिस बेलडांगा में करीब 80% मुसलमान हैं, उसे कट्टरपंथी की नई प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। अब हम अतिवादियों के इसी कट्टरपंथी प्रोजेक्ट का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, 2025 का मीर बाकी बनने की ख्वाहिश में हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को नई बाबरी वाले प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को भी कट्टरपंथियों के बीच नई बाबरी वाला प्रोजेक्ट आकर्षण का केंद्र बना हुआ। जैसे कि हुमायूं कबीर की रणनीति है, आज फिर बेलडांगा में नई बाबरी वाली जमीन पर हजारों कट्टरपंथी जुटे। एक दिन पहले ही कट्टरपंथियों को संदेश भेजा गया था। बाकायदा यहां आने वाले 1000 कट्टरपंथियों के लिए खिचड़ी बनी थी। पिछले शुक्रवार को जैसा हुआ था, ठीक वैसा ही कट्टरपंथियों ने यहां नमाज पढ़ी, खिचड़ी खाई और हुमायूं कबीर का गुणगान किया। डीएनए मित्रों, जैसे व्यापारी अपने प्रोडक्ट को चर्चा में बनाए रखने के लिए तरह तरह के पैंतरे अपनाता है, वैसे ही हुमायूं कबीर भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव तक अपने नए बाबरी प्रोजेक्ट को चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए आज उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। यह प्रोडक्ट है एक टी शर्ट। इस टी शर्ट में बड़े बड़े और बोल्ड अक्षरों में कट्टरपंथियों की भावनाएं छिपी हुई हैं। इसमें लिखा है आई लव बाबरी। टी शर्ट के पिछले हिस्से पर नई बाबरी के मीर बाकी यानी हुमायूं कबीर का नाम दर्ज है। यहां साफ साफ लिखा है कि 6 दिसंबर को नए बाबरी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। डीएनए मित्रों, ये टी शर्ट देखकर आपको कुछ याद आया? हम आपको बताएंगे कैसे इस टी शर्ट के जरिए उन्माद की आग को और तेज करने की साजिश रची गई है। लेकिन पहले देखिए और सुनिए कि कैसे बेलडांगा में नई बाबरी के नाम पर मेला लगा दिया गया। ये बाबरी मस्जिद की सबसे अच्छी टी शर्ट है। हुमायूं कबीर का नाम भी लिखा है, बहुत अच्छा है। बाबरी मस्जिद की टी शर्ट है, अच्छी बिक्री हो रही है। डीएनए मित्रों, इसी साल सितंबर के महीने में देश के कई शहरों में एक पोस्टर लेकर कट्टरपंथियों ने हंगामा किया। पोस्टर पर आई लव मोहम्मद लिखा। आपको याद होगा कैसे पैगंबर मोहम्मद के नाम पर कट्टरपंथियों ने देश के कई शहरों में उपद्रव किया था। पुलिस को निशाना बनाया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में तो हिंसा की साजिश रची गई, हिंसा फैलाई गई।
आई लव मोहम्मद की आड़ में पुलिस वालों पर पत्थर फेंके गए, मस्जिदों में कट्टरपंथियों को पनाह दी गई थी। अब 4 महीने बाद हुमायूं कबीर ने आई लव बाबरी वाली टी-शर्ट लॉन्च कर दी है। समझिए जैसे आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर का इस्तेमाल धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए किया गया, उसी तरह अब इस पोस्टर का इस्तेमाल भी लोगों को उकसाने के लिए होगा। नई बाबरी के कट्टरपंथी जहर से बेलडांगा को संक्रमित करते हुए हुमायूं कबीर अब आई लव बाबरी वाली टी-शर्ट के जरिए देश के दूसरे हिस्से में भी उन्माद का प्रचार करेंगे। इस जहर से संक्रमित कट्टरपंथी क्या करेंगे, यह समझने के लिए बेलडांगा पहुंचे कट्टरपंथियों को आज आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। हम लोग का एक पर्व जैसा ईद में जैसा हम लोग सब इकट्ठा हो जाता है, तो आज का दिन हम लोगों का वैसा है, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद को खत्म कर दिया गया था तो इंसान का अंदर वो बाबरी मस्जिद खत्म नहीं हुआ था, वो हमारे दिल पे दफन हो गया था। लेकिन आज जब बाबर का नाम पे फिर बाबरी मस्जिद हो रहा है, खुशियों का मेला हो रहा है। अभी सब लोग आया हुआ है, सब खुशी है। अपना एक जलवा था तो अभी चालू हो गया। डीएनए मित्रों, सुना आपने बेलडांगा में कट्टरपंथ का इंडेक्स कितना हाई है। कोई कह रहा है बाबर के नाम पर मस्जिद बन रही है, ये हमारी ईद है। कोई कह रहा है जलवा था और रहेगा। सोचिए इनके दिमाग में नफरत का रसायन कितना भरा है। इन्हें एक बर्बर आक्रांता अपना नायक दिखता है। ये धमकी भरे सुर में जलवा बरकरार रखने की बात करते हैं। डीएनए मित्रों समझिए, कल ये कट्टरपंथी आई लव बाबरी वाली टी-शर्ट पहनकर सड़क पर निकलेंगे, ये सनातन धर्मियों को चिढ़ाएंगे, ये शहर शहर आई लव बाबरी वाली टी-शर्ट पहनकर अपने उन्माद का शर्मनाक प्रदर्शन करेंगे। कोई टोकेगा तो कहेंगे अपनी इच्छा से कपड़े पहनना हमारा अधिकार है। बाबर सिर्फ आक्रांता नहीं था, वो सनातन का शत्रु था। बाबर ने सनातनी आस्था केंद्रों पर चोट की थी, मंदिरों को तोड़ा था। सोचिए ऐसे बाबर के नाम पर बनने वाली मस्जिद की टी-शर्ट पहनकर अगर कट्टरपंथी सड़क पर निकलेंगे तो फिर क्या लोगों की भावनाएं आहत नहीं होंगी? क्या विवाद नहीं होगा? जरूर होगा। हुमायूं कबीर और उनके वैचारिक गुलाम कट्टरपंथी असल में यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नई बाबरी के नाम पर ठीक वैसा ही हंगामा शहर शहर हो जैसा आई लव मोहम्मद के नाम पर हुआ था। ये साजिश बहुत बड़ी है। जितना विवाद बढ़ेगा, हंगामा होगा, उतना ही कट्टरपंथियों की नजर में हुमायूं कबीर का कद बढ़ेगा। हम आपको जानकारी दे चुके हैं कि हुमायूं कबीर अपना नया प्रोजेक्ट यानी नई पार्टी 22 दिसंबर को लॉन्च करेंगे। इसलिए वो इस वैचारिक जहरीले प्रदूषण का प्रसार बेलडांगा से बाहर करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने आई लव बाबरी वाली टी-शर्ट अब लॉन्च कर दी। डीएनए मित्रों, नई बाबरी वाले प्रोजेक्ट से हुमायूं कबीर को भरपूर फायदा हो रहा है। नई बाबरी वाली जमीन के आसपास जगह जगह चंदे के लिए बॉक्स लगाए गए। कट्टरपंथी चंदा दे रहे हैं। ऑनलाइन चंदे के लिए QR कोड लगाया गया है। यानी कट्टरपंथ की मार्केट में हुमायूं कबीर का प्रोजेक्ट मोस्ट सेलेबल आइटम बन गया है। बाबरी मस्जिद को नींव रखने के बाद जो इतना सारा भारत का इतना आदमी मुसलमान आबादी या इतना इकट्ठा होगी या का इतना इज्जत के साथ मेरा साथ देगी, लाखों लाखों शुक्रिया करते हैं। डीएनए मित्रों समझिए, अब से 3 दिन बाद हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बनाने वाले हैं। इसलिए वो कट्टरपंथी उन्माद की आग को भड़काए रखना चाहते हैं। वो कट्टरपंथियों की भावनाएं भड़काकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। ये बात एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी समझ सकता है, लेकिन कट्टरपंथी तो धार्मिक उन्माद में अपनी सामान्य बुद्धि का भी पिंड दान कर चुके हैं। इसलिए उन्हें सच दिखाई नहीं दे रहा है। डीएनए मित्रों, कट्टरपंथियों का दिमाग नफरत के जहर से इतना संक्रमित हो चुका है कि उन्हें सामान्य सच भी नहीं दिखता। उन्हें सिर्फ हिंसा, घृणा, खून खराबा ही आकर्षित करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कट्टरपंथियों को कानून की भाषा में सच दिखाने वाला एक बड़ा फैसला किया है। अब हम इसी फैसले का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, एक नारा है, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। आपने भी कई बार ये नारा सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा। ये नारा नहीं है, उन्मादी कट्टरपंथियों का युद्ध घोष है, नफरती हिंसा के ऐलान का साक्ष्य है। जैसे कि होता है, कट्टरपंथी इस हिंसक नफरती नारे को धर्म से जोड़ते रहे, लेकिन अब भारत में यह नारा लगाना कानूनी अपराध होगा। उन्मादी नारा लगाने वालों को सजा होगी। दोषी पाए जाने पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। डीएनए मित्रों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर के महीने में बरेली हिंसा में शामिल रहे एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा
कि गुस्ताखी नबी की एक सजा सरतन से जुदा का नारा लगाना गैर कानूनी है। यह नारा लगाना भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देना है। बीएनएस की धारा 152 के तहत दंडनीय अपराध है। भीड़ जब ऐसे नारे लगाती है जिसमें मृत्यु दंड की घोषणा की जाती है तो यह भारतीय कानून के तहत निर्धारित सजा के विपरीत है, यानी यह कानून के अधिकार को चुनौती देना है। डीएनए मित्रों, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक एक शब्द कट्टरपंथ की जड़ पर प्रहार है, कट्टरपंथी सोच पर चोट है। कोर्ट ने कहा कि नारे और घोषणाएं सभी धर्मों में मौजूद हैं। कोर्ट ने जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, जय श्री राम और हर हर महादेव जैसे भक्तिपूर्ण नारों का जिक्र भी किया और कहा ये नारे ईश्वर के प्रति भक्ति, सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन सरतन से जुदा जैसा नारा श्रद्धा और भक्ति का नहीं, नफरत और हिंसा का प्रदर्शन है। कोर्ट ने कट्टरपंथियों को बताया कि सरतन से जुदा वाले नारे का उल्लेख कुरान या मुसलमानों से संबंधित किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ में नहीं है। कई मुसलमान इसके सही अर्थ और प्रभाव को जाने बिना इस नारे का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, सितंबर के महीने में आई लव मोहम्मद वाले उन्मादी प्रदर्शन के दौरान बरेली में यह नारा लगा था। रेहान नाम के आरोपी ने भी यह नारा लगाया था। रेहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने जमानत याचिका दायर की थी। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया और रेहान की याचिका खारिज कर दी। डीएनए मित्रों, आज हम आपको सरतन से जुदा वाले इस नफरती नारे का इतिहास भी बताना चाहेंगे। इस नारे का कनेक्शन पाकिस्तान से है। 2011 में पहली बार यह नारा पाकिस्तान में लगाया गया था। सलमान तासीर के हत्यारे मुमताज कादरी के पिता को सही साबित करने के लिए यह नारा पहली बार लगाया गया था। तहरीक लब्बैक के कट्टरपंथी मुल्ला खादिम हुसैन रिजवी ने पहली बार यह नारा लगाया था। तभी से सरतन से जुदा का नारा दक्षिण एशिया में कट्टरपंथियों के नफरत के ऐलान का प्रतीक बन गया। दूसरे धर्म के लोगों को डराने और देश की सत्ता को चुनौती देने के लिए कट्टरपंथी ये नारा लगाते हैं। डीएनए मित्रों, ये नारा लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन को चुनौती देता है। यह नारा धार्मिक अपमान पर हिंसक प्रतिक्रिया को सही बताता है और धार्मिक कट्टरता का समर्थन करता है। इसीलिए पाकिस्तान नारे को संविधान और देश विरोधी करार देने वाला इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला कट्टरपंथ की जड़ पर एक करारी चोट। डीएनए मित्रों, डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण भी उत्तर प्रदेश से ही है। जिस प्रदेश में कोहरे की वजह से भारत का क्रिकेट मैच रद्द हो जाता है, उसी प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन नॉन स्टॉप चल रहा है। घने कोहरे के बावजूद एक अभियान यूपी में लगातार जारी है। यह अभियान घुसपैठियों के खिलाफ चल रहा है और इस अभियान में दिन रात का फर्क नहीं देखा जा रहा है। आसमान साफ हो या घना कोहरा छाया हो, यूपी के अलग अलग जिलों से यह अभियान लगातार वहां जारी है। योगी फोर्स उन घरों का दरवाजा खटखटा रही है जहां अवैध घुसपैठियों के होने का जरा सा भी शक हो। दस्तावेज पुख्ता होने पर पुलिस अगले घर की तरफ बढ़ जाती है। वहीं दस्तावेज में कमी होने पर घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी कर ली जाती है। यूपी पुलिस ने राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान चलाया। वहीं कैराना में मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर खुद इस अभियान में शामिल हुए। एडीजी के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों की टीम ने घर घर चेकिंग का अभियान चलाया। कानपुर में देर रात ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया। अरमापुर थाना क्षेत्र की बस्तियों में योगी फोर्स ने लोगों के आधार कार्ड चेक किए। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले मजदूरों के दस्तावेज मांगे। जिनके दस्तावेज अधूरे मिले, उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया गया है। डीएनए मित्रों, घुसपैठियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह अभियान पिछले 28 दिनों से जारी है। यूपी के अलग अलग जिलों में पुलिस की टीम संदिग्ध बस्तियों में दबिश दे रही है। इसका मकसद यूपी से अवैध घुसपैठियों को पूरी तरह खत्म करना है। यह जरूरी भी है क्योंकि ये बांग्लादेशी भारत में रहकर भारत के संसाधन, भारत के लोगों के अधिकार पर कब्जा करते हैं। वहीं बांग्लादेश में रहने वाले उनके सगे संबंधी भारत के खिलाफ मुहिम को बढ़ावा देते हैं। ठंड का महीना होने के बावजूद यूपी पुलिस के ऑपरेशन टॉर्च में कहीं कोई कमी नहीं आई। इन घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। भारत से बाहर भेजने से पहले उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। अनुमान है कि प्रदेश में लाखों अवैध घुसपैठिए फर्जी दस्तावेजों के साथ रह रहे हैं, जो अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी या साइबर क्राइम से जुड़े हुए। यह अभियान घुसपैठ के खिलाफ
योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जा सकता। भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। आज आपको घुसपैठियों के खिलाफ योगी फोर्स के महाअभियान की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर यूपी पुलिस लखनऊ में लगातार ऑपरेशन टॉर्च चला रही है। आज घुसपैठियों के खिलाफ अभियान के तहत योगी फोर्स लखनऊ के गोमती नगर इलाके की झुग्गियों में पहुंची। पुलिस ने वहां रहने वालों को बुलाकर बारी बारी से उनके दस्तावेजों की जांच की। कहाँ घर है तुम्हारा? क्या नाम है? यहाँ क्या काम करते हो? यहाँ पे गाड़ी चलाते हो। लखनऊ में जिस तरीके से सीएम योगी ने आदेश दिया था और यहाँ पर बांग्लादेशी और घुसपैठियों को लेकर लगातार ऑपरेशन जो है ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। गोमती नगर में इस अभियान के दौरान ज्यादातर लोगों ने खुद को लखनऊ के आसपास का रहने वाला बताया। पुलिस ने उनके कागजात जुटा लिए हैं। किसी का दस्तावेज संदिग्ध पाए जाने पर उसको वेरीफाई भी कराया जाता है। जो ये स्टेशन के पास झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, हाँ। इनमें ये देख रहे हैं कि कोई कहीं बाहर देश से तो नहीं आ गया, बांग्लादेशी तो नहीं है, कोई रोहिंग्या तो नहीं है, तो ये आस पड़ोस के ही जनपद के पाए गए हैं। आधार कार्ड में जो एड्रेस है, हाँ। इस एड्रेस पर हम लोग थाने से इसके कोई अगर सस्पेक्टेड इस तरह का रहता है तो उनके थाने से, उनके ग्राम प्रधान से इनका वेरीफाई हम लोग करते हैं। घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शामली के संवेदनशील इलाके कैराना में भी तेजी से चलाया जा रहा है। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर की अगुवाई में लगभग 200 पुलिसकर्मियों की टीम ने कैराना की नाहिद कॉलोनी में घुसपैठ विरोधी अभियान चलाया। पूरी पुलिस फोर्स है यहाँ पर। ये पूरे कॉलोनी में काफी बड़ी कॉलोनी है और जो सूचना मिल रही है, जो टिप ऑफ मिला है, उसके हिसाब से लगातार ये ड्राइव जो है पुलिस फोर्स यहाँ पर चला रही है। यूपी पुलिस ऑपरेशन टॉर्च के दौरान उन सभी इलाकों में जा रही है जहाँ अवैध घुसपैठियों के होने का शक है। अभी ये अभियान चलता रहेगा। इसमें बहुत बृहद स्तर पे और सभी राज्यों में किया जा रहा है जी, और सभी राज्यों में किया जा रहा है। उसमें एक पूरी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। उस स्तर पे जब भी कोई चीज़ आपत्ति या विपत्तियां निकलती हैं या कोई ऐसा प्रकरण निकलता है तो वो पुलिस को संदर्भित किया जाता है। उस संदर्भित प्रक्रिया के अंतर्गत जो है हम लोग जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाती है। डीएनए मित्रों, डीएनए में रात 9 बजे की कवर स्टोरी में हमने आपको बांग्लादेश हिंसा में आसिम मुनीर की साजिश के बारे में बताया था और अब हम पाकिस्तान के उस प्लान को डिकोड करेंगे जिसे मुनीर का मिशन खलीफा भी कहा जा रहा है। क्या है मुनीर का ये मिशन खलीफा? इसे समझने के लिए आपको आसिम मुनीर से जुड़ी एक बड़ी खबर बेहद गौर से देखनी चाहिए। अब से ठीक 24 घंटे पहले पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी आसिम मुनीर को अरब देश लीबिया में देखा गया। लीबिया में मुनीर की मुलाकात फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार से हुई थी। पाकिस्तान फौज ने एक बयान जारी करके बताया कि इस मुलाकात का मकसद सामरिक सहयोग बढ़ाना था, लेकिन मुनीर जिस खलीफा हफ्तार से मिला है उसका कथित सरकार को संयुक्त राष्ट्र या फिर किसी और देश से मान्यता प्राप्त नहीं है। इतना ही नहीं, जिस खलीफा हफ्तार से मुनीर की मीटिंग हुई उसके ऊपर युद्ध अपराधों जैसे इल्जाम हैं। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुनीर और खलीफा मिले तो क्यों मिले। मुनीर के लीबिया वाले प्लान को भी हम डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस खलीफा का छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लेना चाहिए जिससे मिलने के लिए मुनीर भागा भागा गया है। 2011 में लीबियाई गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। उसी दौर में लीबियाई फौज का यह जनरल यानी खलीफा हफ्तार एक बड़ी शख्सियत बन गया। गद्दाफी के तख्ता पलट के बाद खलीफा हफ्तार की वजह से ही लीबिया के 2 टुकड़े हुए और लीबिया के एक हिस्से पर खलीफा हफ्तार की फौज का दबदबा कायम हो गया। हफ्तार के इतिहास से एक और तथ्य जुड़ा है। एक दौर था जब खलीफा हफ्तार अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करता था। यही वो कनेक्शन है जो मुनीर की लीबिया यात्रा का पहला एजेंडा डिकोड करता है। मिडिल ईस्ट में सीरिया की अहमद अल-शारा सरकार को ट्रंप ने गले लगा लिया और अब CIA के लिए काम करने वाले जिहादी खलीफा से मुनीर ने हाथ मिला लिए हैं। यानी मुनीर उसी नीति को आगे बढ़ा रहा है जिसे ट्रंप ने शुरू किया था। अब सवाल उठता है, ट्रंप और मुनीर आखिर ऐसे तत्वों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं जो आतंक फैलाते हैं या फिर यूं कहे कि क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करते हैं। डीएनए मित्रों, दरअसल किसी भी क्षेत्र को अस्थिर करने वाले तत्वों या फिर ताकतों से हाथ मिलाकर उस क्षेत्र में मौजूद देशों पर आसानी से दबाव बढ़ाया जा सकता है। अगर मिडिल ईस्ट को देखें तो यहां कोई भी देश सामरिक तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं है,
ऐसे हालात में अगर उनके आसपास कोई आतंकी तत्व या फिर गुरिल्ला गुट रहेगा तो उन्हें मदद के लिए किसी बड़ी शक्ति के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। इस किस्म के संकट में अमेरिका से ज्यादा भरोसेमंद साथी नहीं मिल सकता। यानी सुरक्षा की गारंटी के बदले में अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने आर्थिक और राजनीतिक हित साधता रहेगा। लीबिया में खलीफा हफ्तार से मिलकर मुनीर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया आखिर क्यों ट्रंप उसे अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं। डीएनए मित्रों, खलीफा हफ्तार के साथ मुलाकात मुनीर ने अपने एक और खलीफा का हित भी साधने की कोशिश की। यह दूसरा खलीफा है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, जिनकी लीबिया में काफी दिलचस्पी है। लीबिया में शांति बहाली के नाम पर तुर्की ने अपनी सेना तैनात कर रखी है, लेकिन तुर्क सेना को सबसे ज्यादा प्रतिरोध खलीफा हफ्तार के लड़ाकों से ही मिल रहा है। एर्दोआन ने हफ्तार के बेटों को साधने की कोशिश की थी, जो पूरी तरह कामयाब साबित नहीं हो पाई। इसी वजह से कहा जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की बिसात बिछाने का बीड़ा मुनीर ने उठा लिया है और यही मुनीर की हफ्तार से मुलाकात का कारण भी है। लीबिया में तुर्की की मौजूदगी पर सबसे ज्यादा ऐतराज यूरोपीय देशों को है। यूरोपीय देशों का आरोप है कि लीबिया के जरिए एर्दोआन उस कथित जिहाद को अंजाम दे रहे हैं जिसे यूरोप में वेपनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन यानी शरणार्थियों के जरिए पैदा किया गया संकट कहा जाता है। अब हम आपको तुर्की के इसी एजेंडे से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। अरब देशों में हुए विद्रोह और गृह युद्ध के बाद से तुर्की ने भूमध्य सागर के कुछ हिस्सों पर अपनी तैनाती कम कर दी है। डीएनए मित्रों, इन रास्तों के जरिए अरब देशों के शरणार्थी लगातार यूरोप पहुंचते रहे हैं, जिसकी वजह से यूरोपीय देशों में कट्टरपंथ और सांस्कृतिक टकराव बढ़ा है। मिसाल के लिए ग्रीस में एक ही साल के अंदर लीबिया से आने वाले शरणार्थियों की तादाद 173% बढ़ गई है। इतना ही नहीं, तुर्की ने खुद सीरिया और दूसरे अरब देशों के शरणार्थियों को अपने यहां जगह दी है। इस कथित रहम के एवज में एर्दोआन संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन से मानवीय सहायता के नाम पर हर साल तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए वसूलते हैं। डीएनए मित्रों, अब हम हिजाब बनाम घूंघट की लड़ाई का विश्लेषण करेंगे। नीतीश कुमार के हिजाब जो विवाद हुआ था उसके बाद हिंदू महिलाओं का घूंघट उठाने की अब धमकियां दी जा रही हैं। यह धमकी कोई छोटा मोटा नेता नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दे रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जिन्होंने इस बात की शपथ ली कि वो धर्म देखकर कोई काम नहीं करेंगे, धर्म के आधार पर न्याय नहीं करेंगे, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। डीएनए मित्रों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब विवाद को लेकर देश के कई शहरों में आज प्रदर्शन हुए। उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दी गई, लेकिन उससे पहले आपको उमर अब्दुल्ला का यह बयान सुनना चाहिए जो उन्होंने हिंदू महिलाओं को लेकर दिया। अगर ये हरियाणा या राजस्थान में किसी हिंदू औरत की घूंघट होती और मैंने उतारा होता, क्या बीजेपी वाले यही कहते? जरा एक सेकंड के लिए आप सोचिए, अगर किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता। क्योंकि ये डॉक्टर मुसलमान थी तो इसलिए बीजेपी का रिएक्शन जो है अलग है। हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम इनसे उम्मीद नहीं करते। और डीएनए में अब आज का संदेश, सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।